हेलो बच्चों, क्लास 12 में क्वेश्चन नंबर 8 में से कविता, कहानी, नाटक, लेखन संबंधी कुछ प्रश्न आएंगे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता लेखन की प्रक्रिया क्या है? इसके संबंध में कौन कौन से मत मिलते हैं? कविता लेखन की संबंध में दो मत मिलते हैं, जिसमें कि पहला मत है, कविता रचने या लिखने की कोई प्रणाली सिखाई या बतलाई नहीं जा सकती है, यह ईश्वर की देन है। अर्थात जो कविता हम लिखते हैं उसे सीखने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो केवल ईश्वर के द्वारा ही हम अपने आप ही सीख जाते हैं, यानी मन से निकलती हैं ये कविताएं। दूसरा है, कविता लेखन एक कला है, इसे भी अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण देकर सिखाया जा सकता है। तर्क दिया जाता है कि जब चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला को सिखाया जा सकता है तो कविता को क्यों नहीं। अब पश्चिम के कुछ देशों में, कुछ विश्वविद्यालयों में और अपने यहाँ भी कहीं कहीं कविता लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना कहा जा सकता है कि कविता का जादू खुलने पर भले ही आप एक अच्छी कवि ना बन पाएं, लेकिन अच्छे भावुक और सहृदय पाठक जरूर बन जाएंगे। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होता। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए। कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह जब तक आप उससे दूर रहते हैं वह रहस्यमयी लगती है, कभी करीब आते ही उसे बार बार और देर से सुनने को जी चाहता है। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह भी बची रहती है आपकी स्मृतियों में। बार बार सोचने के लिए अन्य कलाओं में तो बाह्य उपकरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य यानी बाहरी उपकरण की कोई मदद नहीं ली जा सकती है। यानी कि अगर हम कोई अन्य कला सीखते हैं तो उसके लिए बाहरी उपकरण की आवश्यकता है, यह कहा गया है। कवि अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय से गठित करता है, यानी कि अपने मन में जो भी भावनाएं होती हैं वह कवि उनमें कविता में डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के चरम उत्कर्ष के समय लेखक किस बात का ध्यान रखता है? यानी कि क्लाइमैक्स जब आता है कहानी में तो उस समय लेखक क्या ध्यान रखता है? तो कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकता है। इसका सर्वोत्तम तरीका यह है कि चरम उत्कर्ष पाठकों को स्वयं सोचने और लेखक के पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे, लेकिन पाठक को यह भी लगना चाहिए कि यह स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं वे उसके अपने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक लिखते समय समय का बंधन क्यों याद करना जरूरी होता है? यानी कि समय का बंधन, नाटक जब हम लिख रहे हैं तो वहाँ टाइम लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि नाटक जब हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए कि एक ही मिनट में ख़त्म हो जाए। तो नाटक लिखने के समय समय का बंधन हमेशा याद रखना जरूरी है। समय का यह बंधन नाटक की रचना का पर पूरा असर डालता है। इसीलिए नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में के भीतर पूरा किया जाना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए तो इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यानी कि कोई भी नाटक भूतकाल से लो या भविष्यकाल से, लेकिन नाटक का हम देख रहे हैं तो वर्तमान काल में ही उसके सेंटेंस होंगे। यही कारण है नाटक के मंचन का निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में ही होता है। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। समय को लेकर एक तथ्य यह भी है कि साहित्य को दूसरी विधाओं, कहानी, उपन्यास या कविता को हम कभी भी पढ़ते सुनते समय बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। यानी कि कहानी और उपन्यास को हम बीच में रोक कर दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन नाटक के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि नाटक का मंचन चल रहा है, पूरे रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत होते हैं। क्या हम बीच में रोक कर उसे दोबारा से कुछ समय बाद शुरू कर सकते हैं? अर्थात नहीं। तो ऐसा ये सारी चीज़ें, समय के बंधन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है नाटक लिखते समय।